नमस्कार, खबर दोपहर के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा पांडे। इस खास बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सोमनाथ पर हमले के 1000 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा कि बार बार हमलों के बावजूद सोमनाथ आज भी अडिग है। सोमनाथ की गाथा भारत माता के अनगिनत वीर सपूतों के अटूट साहस और आस्था का प्रतीक है। मुख्यमंत्री और पद्म विभूषण से सम्मानित कल्याण सिंह बाबूजी की जयंती पर लखनऊ में पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री ने उनके चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके जीवन, संघर्ष और सिद्धांतों को याद किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बाबूजी की जयंती का ये पावन अवसर सभी के लिए प्रेरणादायी। उन्होंने अपने नाम को उत्तर प्रदेश के कल्याण से जोड़कर जीवन भर सार्थक किया और प्रदेश की राजनीति को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सुल्तानपुर जिले के लंबुआ क्षेत्र में पुलिस मुठभेड़ के दौरान 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश मारा गया। मृतक लखीमपुर खीरी का था निवासी। विभिन्न थानों में हत्या, लूट समेत कुल 17 आपराधिक मुकदमे थे दर्ज। आगरा में घने कोहरे के कारण आगरा ग्वालियर हाईवे पर हादसा हुआ है। आगरा के इरात नगर क्षेत्र में कम दृश्यता से 7 वाहन आपस में टकरा गए। हादसे में 5 ट्रक और 2 कारें शामिल। 2 लोगों की मौत, कई लोग घायल। चलिए अब इसकी शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सोमनाथ मंदिर पर हुए आक्रमण के 1000 साल पूरे होने पर एक्स पर पोस्ट किया है। पीएम मोदी ने लिखा है कि जय सोमनाथ। वर्ष 2026 में आस्था की हमारे तीर्थस्थल सोमनाथ ज्योतिर्लिंग आस्था की हमारे तीर्थस्थल सोमनाथ ज्योतिर्लिंग पर हुए पहले आक्रमण के 1000 वर्ष पूरे हो रहे हैं। बार बार हुए हमलों के बावजूद हमारा सोमनाथ मंदिर आज भी अडिग खड़ा है। सोमनाथ दरअसल भारत माता के उन करोड़ों वीर संतानों के स्वाभिमान और अदम्य साहस की गाथा है, जिनके लिए अपनी संस्कृति और सभ्यता सदैव सर्वोपरि रही है। प्रधानमंत्री ने अपनी पोस्ट में तस्वीरों के साथ एक लेख भी साझा किया है, जहां लेख में प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा कि सोमनाथ ये शब्द सुनते ही हमारे मन और हृदय में गर्व और आस्था की भावना भर जाती है। दुर्भाग्यवश यही सोमनाथ विदेशी आक्रमणकारियों का निशान बना। महान तीर्थ पर हुए पहले आक्रमण के 1000 वर्ष पूरे हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आक्रमण को लेकर आगे लिखा है कि ये ऐसा दुख है जिसकी पीड़ा इतने समय बाद भी महसूस होती है। 1000 वर्ष आज भी ये मंदिर पूरे गौरव के साथ खड़ा है। सोमनाथ की गाथा भारत माता की करोड़ों संतानों के स्वाभिमान की गाथा है। इसके लिए महान पुरुष और महिलाओं ने रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। हर बार पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों ने मंदिरों को फिर से खड़ा किया है। प्रधानमंत्री ने लिखा कि मिटाने की मानसिकता रखने वाले खत्म हो जाते हैं, लेकिन सोमनाथ मंदिर आज हमारे विश्वास का मजबूत आधार बनकर खड़ा है। साथ ही प्रधानमंत्री ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान का जिक्र भी किया और लेख में लिखा कि आजादी के बाद सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का पवित्र दायित्व सरदार वल्लभ भाई पटेल के सक्षम हाथों में आया। 11 मई 1991 को सोमनाथ मंदिर में भव्य मंदिर के द्वार श्रद्धालुओं के लिए खोले गए। वहीं तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को लेकर लेख में लिखा है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू इस घटना से अधिक उत्साहित नहीं थे। वे नहीं चाहते थे कि माननीय राष्ट्रपति और मंत्री इस समारोह का हिस्सा बने, लेकिन राजेंद्र बाबू अडिग रहे और फिर जो हुआ उसने एक नया इतिहास रच दिया। अगर 1000 साल पहले खंडित हुआ सोमनाथ मंदिर अपने पूरे वैभव के साथ फिर से खड़ा हो सकता है, तो हम 1000 साल पहले का समृद्ध भारत भी बना सकते हैं। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और पद्म विभूषण से सम्मानित कल्याण सिंह बाबूजी की जयंती पर लखनऊ के मॉल एवेन्यू स्थित आवास पर पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके जीवन, संघर्ष व सिद्धांतों को याद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि साल 1991 में जब कल्याण सिंह ने प्रदेश की कमान संभाली, तब उत्तर प्रदेश अराजकता और कुशासन से जूझ रहा था। सरकारी योजनाओं का लाभ किसानों, गरीबों और युवाओं तक नहीं पहुंच रहा था। उन्होंने प्रदेश को जातिवाद, गुंडागर्दी और अव्यवस्था से बाहर निकालने का काम किया। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि कल्याण सिंह ने भगवान श्री राम के आदर्शों के लिए सत्ता तक छोड़ दी थी, लेकिन अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त कर दिया। उनका जीवन साहस, संकल्प और राष्ट्रभक्ति की मिसाल है। 1991 में जब उन्होंने उत्तर प्रदेश की बागडोर संभाली थी,
उत्तर प्रदेश में अव्यवस्था थी, अराजकता थी, गुंडागिर्दी थी, आतंकी गतिविधियां सिर उठा रही थी। शासन की योजनाओं का लाभ गांवों को, गरीबों को, किसानों को, नौजवानों को, महिलाओं को नहीं मिल रहा था। एक और अराजकता थी, कुव्यवस्था थी, और दूसरी ओर 500 वर्षों की गुलामी को दूर करने के लिए छटपटा रहा हिंदू समाज। उन स्थितियों में बाबूजी ने उत्तर प्रदेश की कमान अपने हाथों में ली। राम जन्मभूमि आंदोलन चरम की ओर बढ़ा। राम भक्तों की भावनाओं का सम्मान करते हुए, पूज्य संतों की भावनाओं का सम्मान करते हुए, अपने आराध्य प्रभु श्री राम के प्रति अपनी सत्ता को भी उन्होंने बलिदान करने में कोई संकोच नहीं किया। उनकी सरकार गई, लेकिन गुलामी के ढांचे को हटाने के जिस प्रण के साथ राम भक्त आगे बढ़े थे, उन्होंने सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेकर के भगवान राम के प्रति, अपने प्रभु के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में तनिक भी देर नहीं लगाई। प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर सियासी हलचल तेज से कयास लगाए जा रहे कि मकर संक्रांति के बाद कभी भी योगी मंत्रिमंडल के विस्तार का ऐलान हो सकता है। ऐसे में आज सीएम योगी के दिल्ली दौरे को लेकर मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाओं ने और भी तुल पकड़ लिया है। अपने दिल्ली दौरे के दौरान सीएम योगी बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करेंगे। इस दौरान आज मंत्रिमंडल विस्तार के सिलसिले में सीएम योगी बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन से मुलाकात कर सकते हैं। इसके अलावा दोपहर करीब 3:30 बजे सीएम जेपी नड्डा से भी मिलेंगे। जल संरक्षण की दिशा में मोदी सरकार ने बड़ा काम किया है। गांव-गांव में अमृत सरोवर बनाकर लोगों को जल संरक्षण के लिए प्रेरित किया है। देखिए ये रिपोर्ट। अप्रैल 2022 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को जल सुरक्षा की दिशा में एक दूरदर्शी संकल्प दिया, मिशन अमृत सरोवर। इस मिशन के तहत हर जिले में 75 अमृत सरोवर के निर्माण का लक्ष्य रखा गया। ग्रामीण विकास मंत्रालय को नोडल एजेंसी बनाया गया और फिर शुरू हुआ मिशन मोड में काम। लेकिन अमृत सरोवर केवल एक सरकारी योजना नहीं रहा, बल्कि सरकारी योजनाओं को गति देने और तय समय में खत्म करने को लेकर प्रधानमंत्री के विजन से प्रेरित होकर शुरू की गई प्रगति प्लेटफॉर्म ने इस योजना की न सिर्फ समीक्षा की, बल्कि इसे एक परिणाम केंद्रित राष्ट्रीय अभियान में बदल दिया। प्रगति प्लेटफॉर्म के तहत प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठकों में इस योजना को समय से पूरा करने के साथ ही गुणवत्ता और जवाबदेही से किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया गया। प्रधानमंत्री की नियमित समीक्षा ने 10 मंत्रालयों और हर राज्य को एक साझा लक्ष्य से जोड़ा। इसी समग्र सरकारी दृष्टिकोण ने अमृत सरोवर मिशन को तेज, पारदर्शी और प्रभावी बनाया। प्रधानमंत्री जी हमेशा समग्र सरकार, वोल ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं, वोल ऑफ नेशन की बात करते हैं। उस हिसाब से 50,000 से भी ऊपर जाके 68,000 से ज्यादा अमृत सरोवर जो है बनाए गए पूरे देश में। और अब यह अमृत सरोवर जो है उनकी प्रगति मीटिंग के माध्यम से जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी इसकी समीक्षा करते हैं तो उससे और भी ज्यादा समन्वय जो है मंत्रालयों के बीच में, सबके बीच में बढ़ जाता है। प्रधानमंत्री के विजन के मुताबिक पुराने तालाबों के पुनर्जीवन से लेकर नए जलाशयों के निर्माण तक एक विस्तृत और व्यवहारिक एक्शन प्लान जमीन पर उतारा गया। 15 अगस्त 2023 तक कुल 50,000 अमृत सरोवर बनाने का लक्ष्य था, लेकिन प्रगति के तहत इसमें काफी तेजी आई और आज देश के कोने-कोने में 68,000 से ज्यादा अमृत सरोवर तैयार हो चुके हैं, जबकि अमृत सरोवर मिशन का दूसरा चरण अभी जारी है। हर सरोवर कम से कम 1 एकड़ क्षेत्र में फैला और 10,000 क्यूबिक मीटर या उससे अधिक जल धारण क्षमता के साथ इन जलाशयों के आसपास 23 लाख से अधिक छायादार वृक्ष लगाए गए।
प्रधानमंत्री की प्रगति समीक्षा का ही परिणाम है कि अमृत सरोवर आज जल संकट से निपटने का एक प्रभावी समाधान बन चुके हैं। इस योजना के तहत न केवल सतही जल की उपलब्धता बढ़ी है, बल्कि भूजल स्तर में सुधार हुआ है, सिंचाई को नया आधार मिला है और पर्यावरण संरक्षण को मजबूती मिली है। अमृत सरोवर योजना के तहत जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये तालाबों की सफाई और सुंदरीकरण के तौर पे किया गया, और यहाँ इसके अलावा ये लोकल के जो लोग हैं उनको एक रोजगार का साधन भी मिला है। अमृत सरोवर बन जाने की वजह से वाटर लेवल ई गाँव का बहुत अच्छा रहता है और इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जिस तरीके से पेड़ों का विकास हुआ है, पेड़ लगाए गए हैं, पेड़ बड़े हुए, उससे हम लोगों को बेहतर जलवायु प्राप्त होती है, अच्छे लेवल में ऑक्सीजन प्राप्त होती है, और मैं इन सब चीजों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभारी हूँ। प्रधानमंत्री की निरंतर प्रगति समीक्षा एक शक्तिशाली उत्प्रेरक बनी, जिसने मिशन अमृत सरोवर को एक सामान्य सरकारी योजना से आगे बढ़ाकर कुशल, पारदर्शी और समुदाय संचालित राष्ट्रीय पहल में बदल दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। संभल के सदर तहसील क्षेत्र के मुस्लिम इलाकों में बिजली चोरी का बड़ा खुलासा हुआ है। जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया और पुलिस अधीक्षक ने रात में छापा मारकर स्थिति का निरीक्षण किया, जहां रायसती थाना क्षेत्र में 7 टीमों ने विशेष अभियान चलाया, जिसमें बड़ी मात्रा में बिजली चोरी पकड़ी गई है। जांच में सामने आया कि कुछ जगहों पर 50 से 60 घरों को एक ही सोर्स से बिजली मिल रही थी। एक व्यक्ति ने अवैध रूप से मिनी पावर स्टेशन स्थापित भी कर रखा था, जो पूरी तरह अंडरग्राउंड था और पकड़ना बेहद मुश्किल था। इसके खिलाफ पहले भी प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जहां डीएम ने बताया कि चोरी की मात्रा और उपकरणों के आधार पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा और साथ ही कानूनी कार्रवाई करते हुए नई प्राथमिकी भी दर्ज की जाएगी। सर्च ऑपरेशन में मुस्तफा मस्जिद परिसर में भी बिजली चोरी पकड़ी गई है। संभल में गत वर्ष 1 सितंबर से हमने बिजली चोरी रोकने का अभियान पुलिस प्रशासन और बिजली विभाग के सहयोग से आरंभ किया था, और उसमें 150 करोड़ से अधिक रुपए की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बचत हुई थी। और इसी क्रम में यह अभियान निरंतर चल रहा है, और आज रायसक्ति क्षेत्र और सराय तरीन क्षेत्र, जहां लाइन लॉस 50% से अधिक है, उन पॉकेट को आइडेंटिफाई किया गया और उन पर कुछ टीमें बनाई गई और उन टीमों के द्वारा रेड की गई, जिसमें ई रिक्शा अवैध तरीके से चार्जिंग किया जा रहा था, वहाँ कोई कनेक्शन नहीं था। उसके अतिरिक्त एक मिनी बिजली घर मिला, जहाँ अन्य घरों में बिजली की सप्लाई हो रही थी, और अवैध रूप से जो डेयरी है उसका भी संचालन किया जा रहा था, क्योंकि किसी भी रूप में कोई वहाँ परमिशन भी नहीं है और कोई मीटर भी नहीं मिला। माघ मेले के दौरान त्रिवेणी संगम घाट पर भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे। माघ मेला शुरू होने के बाद श्रद्धालु की संख्या लगातार बढ़ रही है। कल्पवासियों ने भी अपने अपने शिविरों में डेरा डाल लिया है, जहां घाटों पर गंगा आरती का भव्य आयोजन किया गया है। माघ मेले में पहली बार हर सेक्टर में श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए स्वागत द्वार भी बनाए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल ने बताया कि पौष पूर्णिमा स्नान सकुशल संपन्न हो गया है। इस अवसर पर लगभग 31 लाख श्रद्धालुओं ने अमृतमय डुबकी भी लगाई। सभी व्यवस्थाएं सुचारू और सामान्य रूप से चल रही हैं। कल पौष पूर्णिमा का प्रथम स्नान था और स्नान सकुशल संपन्न हुआ। लगभग 31 लाख श्रद्धालुओं ने अमृतमय डुबकी लगाई, उनको सौभाग्य प्राप्त हुआ और वहाँ पे मेले में कहीं पर कोई परेशानी नहीं आई। सारी व्यवस्थाएं जो है वो सामान्य थी और सबके द्वारा सारी व्यवस्थाओं की समस्त श्रद्धालुओं के द्वारा, समस्त आचार्यों के द्वारा, समस्त सबके द्वारा इसकी प्रशंसा। आज लगातार भीड़ श्रद्धालुओं की मेले में है। मेला प्रारंभ हो गया है और सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से हैं। जहाँ पर भी कोई कमियां आ रही हैं हमारी मेला सेवा ऐप के माध्यम से या 1920 के माध्यम से, उनको लगातार डिस्पोज कराया जा रहा है। और माघ मेला 2026 के अंतर्गत प्रयागराज में संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश के कला संगम सांस्कृतिक पंडाल सेक्टर 3 का भव्य उद्घाटन किया गया। प्रयागराज महापौर उमेश गणेश
केसरवानी, पद्मश्री मालिनी अवस्थी और अपर निदेशक संस्कृति डॉक्टर सृष्टि धवन ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। पद्मश्री मालिनी अवस्थी ने चलो री गुइया गंगा नहाए ले लोकगीत प्रस्तुत कर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। जहां पद्मश्री मालिनी अवस्थी ने कहा कि कला संगम लोक कला को बढ़ावा देगा और युवाओं को मंच भी प्रदान करेगा। उन्होंने माघ मेले को भावपूर्ण और दिव्य बताते हुए लोक संस्कृति संरक्षण का भी आह्वान किया। कितने वर्षों से यहाँ पर आ रही हूँ, गा रही हूँ, हर बार एक नई अनुभूति होती है, हर बार बड़ा एक आध्यात्मिक वातावरण मिलता है। और पिछले वर्ष की अभी महाकुंभ की स्मृतियां, उस भव्यता की अभी भी इतनी मन में है कि अभी भी ऐसा लग रहा है कि ये उसी का एक्सटेंशन है। बहुत अच्छा लग रहा है। ये तो एक गौरव की बात है यहाँ पे सांस्कृतिक मंच पे परफॉर्म करना, और हमारे धर्म जी इनके साथ तो परफॉर्म करना तो सौभाग्य की बात है। हृदय में मेरे वास करता है लोक संगीत। मैंने 2 पुस्तकें भी लिखी हैं, तीसरी पुस्तक मेरी आ रही लोक संगीत की। मैं संगीत नाटक एकेडमी से अवार्डेड भी हूँ लोक संगीत गायन में। किसानों को लाभ प्रदान करने के लिए प्रदेश में फार्मर रजिस्ट्री करने का कार्य किया जा रहा है। इस फार्मर रजिस्ट्री में किसानों के खेत से संबंधित सारा ब्यौरा दर्ज होता है। फार्मर रजिस्ट्री के बारे में किसानों के बीच में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के सदर तहसील से 8 प्रचार वाहनों को जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उपस्थित कृषि विभाग के उप निदेशक अमित जायसवाल ने बताया कि ये 8 प्रचार वाहन जनपद के संपूर्ण ब्लॉक्स में जाकर किसानों के बीच जागरूकता फैलाने का कार्य करेंगे, जिससे कि वे अधिक से अधिक फार्मर रजिस्ट्री करवाकर केंद्र और राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली योजनाओं का लाभ बिना किसी बाधा के ले सकें। एग्रीस्टैक योजना अंतर्गत प्रत्येक किसान का फार्मर रजिस्ट्री किया जाना है। उसके लिए जन जागरूकता जरूरी है, जिससे किसान स्वयं आकर अपना जो है खतौनी और आधार लेकर फार्मर रजिस्ट्री करा सकें। उस जन जागरूकता के लिए आज ये प्रचार वाहन जिलाधिकारी महोदय के कर कमलों से रवाना किया गया है। ये हमारे 8 प्रचार वाहन 8 विकास खंडों में अगले 15 दिन तक जो है गांव-गांव जाकर किसानों के बीच में फार्मर रजिस्ट्री से होने वाले फायदे के बारे में बताएंगे और कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक हमारी फार्मर रजिस्ट्री हो जाए। जनपद में 2,37,000 किसानों को फार्मर रजिस्ट्री किया जाना है, जिसमें लगभग 1,61,000 किसानों की फार्मर रजिस्ट्री हो चुकी है। फतेहपुर जिले में स्वच्छ भारत मिशन के तहत संचालित एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र गांव को स्वच्छ रखने के साथ कूड़े से आमदनी का भी साधन बन रहे हैं। जिले की 593 ग्राम पंचायतों में से 445 आरआरसी सेंटर्स संचालित है। इन केंद्रों पर ठोस और तरल अपशिष्ट का प्रबंधन किया जाता है। कूड़े से अलग किए गए लोहे, प्लास्टिक, बोतल, कार्डबोर्ड और अन्य रिसाइकल सामग्री को बेचकर अब तक 3,50,000 रुपए की कमाई हुई है। केंद्रों पर सफाई कर्मचारी और चालक ई-रिक्शे से डोर टू डोर कचरा इकट्ठा करते हैं। इसके अलावा दूषित जल प्रबंधन के लिए सोख्ता गड्ढे, नाटीप, सिल्ट, चैम्बर, कंपोस्ट किट, सामुदायिक कचरा पात्र और नालियों की भी व्यवस्था की गई है। देखिए, जनपद फतेहपुर में कुल 816 ग्राम पंचायत हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो है प्रेरणा से जो है सभी ग्राम पंचायतों में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत जो है आरआरसी सेंटर का निर्माण किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि ग्राम पंचायत में जो भी घरों से कूड़ा जो निकलता है उनका समुचित रखरखाव हो और उसके लिए जो है गाँव में आरआरसी सेंटर बनाए जा रहे हैं। अब तक लगभग 593 ग्राम पंचायतों में आरआरसी सेंटर का काम पूर्ण हो गया है और शेष में काम चल रहा है। इसको भी हम लोग शीघ्र पूर्ण कर लेंगे और जो आरआरसी सेंटर पूर्ण हो गए हैं उनमें से अभी जो है वर्तमान में 445 लगभग आरआरसी सेंटर संचालित हैं, जिनमें गांव में ई-रिक्शा के माध्यम से हम लोग जो है घर घर जाकर जो है कूड़ा कलेक्शन करा रहे हैं और जो कूड़ा कलेक्शन होता है उसके माध्यम से उनको बेचकर उनकी छटनी कराने के बाद भी धनराशि सृजित की जा रही है।
बुलंदशहर में बाग खरीदने को लेकर बसपा के पूर्व विधायक मरहूम हाजी अलीम और आरएलडी के पूर्व ब्लॉक प्रमुख यूनुस के भतीजे सुफियान की दबंगों ने पीट कर हत्या कर दी, जबकि सुफियान के भाई को भी गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर स्कॉर्पियो कार को कब्जे में ले लिया है। घटना की जानकारी पाकर हाजी अलीम और यूनुस के समर्थकों का हुजूम जिला अस्पताल में एकत्र हो गया। एसएसपी दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि बाग खरीदने को लेकर हत्या की गई है। बाग कौन कौन खरीदना चाहते थे, किन लोगों ने वारदात को अंजाम दिया है, पुलिस शीघ्र हत्यारों को गिरफ्तार कर जेल भेजेगी। इससे जितनी सूचना मिली है क्या अस्पताल पहुंच जाओ, हमला हो गया है भाई के ऊपर। नाम लड़ने वाले लोग, नाम झगड़ने वाले, मेरे दोनों भाई, एक भाई 10वीं पढ़ा, एक भाई मेरा खत्म हो गया। एक जमीन पर गए थे, उसके अलावा हमें कुछ नहीं पता। कोतवाली देहात के नीमखेड़ा गांव में एक बाग है 24 बीघे का, जो डॉक्टर मुमताज जी का है। उसको वो बेचना चाहते थे, तो पिछले कुछ दिनों से उनके बाग के खरीदार काफी लोग उनसे संपर्क कर रहे थे, जो अभी उनसे पूछताछ में जानकारी मिली है। उसी में एक सुफियान और अकरम भी उस बाग को लेना चाहते थे। तो आज इनसे बातचीत भी हुई कि हम लोग उसको जाके फ्रंट एरिया को नाप लेते हैं और कितना रहे। तो ये लोग खुद ही अपने से गए थे और साथ में एक वकील साहब भी थे कादिर, इस फ्रंट को जरा कदमों से नाप लेते हैं कितना है, उसी अकॉर्डिंगली हम पैसे की बातचीत करेंगे, ताकि उसकी कीमत तय की जाएगी। वहां पे गए तो कुछ लोग स्कॉर्पियो से आ गए। पहले स्कॉर्पियो से एक ही व्यक्ति आया था जिसका नाम बता रहे हैं भूरा है, और वो उसे हॉट टॉक होने लगी। उसके पीछे कुछ और लोग आ गए, फिर वो मारपीट में कन्वर्ट हुआ, जिसमें सुफियान को चोटें आ गई गंभीर। और सुफियान को जब अस्पताल लाया गया तो डॉक्टरों ने डिक्लेयर कर दिया। अकरम को जो चोटें हैं वो एक बोन है जो डिसलोकेट हुई है, बट वो खतरे से बाहर है, वो ठीक है बिल्कुल। सुल्तानपुर में पुलिस मुठभेड़ के दौरान लखीमपुर खीरी का 1 लाख रुपए का इनामी शातिर बदमाश ताबिल उर्फ मोहम्मद आजम खां मारा गया। घटना लम्बुआ कोतवाली क्षेत्र के दियरा पुल के पास हुई है। पुलिस अधीक्षक कुंवर अनुपम सिंह ने बताया कि लखीमपुर खीरी और सुल्तानपुर पुलिस के संयुक्त चेकिंग अभियान के दौरान संदिग्ध युवक को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन उसने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में बदमाश गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने उसे तुरंत लम्बुआ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया और प्राथमिक उपचार के बाद सुल्तानपुर राजकीय मेडिकल कॉलेज रेफर किया। चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। तालिब उर्फ आजम खां के खिलाफ विभिन्न थानों में 17 आपराधिक मामले दर्ज थे। पुलिस को उसके कई माह से तलाश रही थी। आज थाना लम्बुआ क्षेत्र के अंतर्गत एक दुर्दांत अपराधी के मूवमेंट की सूचना प्राप्त होने के क्रम में जनपद लखीमपुर खीरी और जनपद सुल्तानपुर पुलिस के द्वारा संयुक्त रूप से इलाके की घेराबंदी की गई थी, जिसमें अपराधी द्वारा पुलिस पार्टी के ऊपर फायरिंग की गई। आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई में पुलिस बल द्वारा भी फायरिंग की गई, जिसमें उक्त बदमाश गोली लगने से घायल हुआ। घायल अपराधी को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उसे दौरान इलाज मृत घोषित कर दिया गया। यह अपराधी जनपद लखीमपुर खीरी के प्रधान थाने का रहने वाला है तथा इस पर वर्तमान में 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित है। पूरे प्रकरण के संबंध में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। मैनपुरी के शहर कोतवाली क्षेत्र में बाईपास रोड पर पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस संबंध में एडिशनल एसपी अरुण कुमार सिंह ने बताया कि 1 जनवरी साल 2026 को एक महिला और एक पुरुष को रोककर बदमाशों ने उनके कानों के कुंडल और कुछ नकदी लूट ली थी। मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। एक अभियुक्त को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका था। आज दूसरा अभियुक्त पुलिस को आते हुए दिखाई दिया, जिस पर मुठभेड़ हुई और उसके पैर में गोली लग गई। घायल अभियुक्त को अस्पताल भेजा गया है। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल बाइक और लूटे गए कुंडल भी बरामद कर लिए हैं। अभियुक्त पर करीब 25 मुकदमे दर्ज हैं। देखिए, 1/26 को थाना क्षेत्र कोतवाली में एक महिला और पुरुष को रोककर 2 व्यक्तियों द्वारा उनसे कान का कुंडल और कुछ पैसे उनसे छीने गए थे, जिसमें पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने के बाद लगातार टीमें उसमें प्रयास कर रही थी। एक अभियुक्त उसी दिन रात में पुलिस मुठभेड़ के बाद उसको हॉस्पिटल गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। और क्योंकि डिस्ट्रिक्ट जो है हाई अलर्ट मोड पे था और आज चेकिंग के दौरान दूसरा एक सब्जेक्ट व्यक्ति आते हुए दिखा और उससे आज जो पुलिस मुठभेड़ हुई, उस पैर में इसके गोली लगी, उसको अभी जेल भेज दिया है, उसको भी हॉस्पिटल भेज दिया। साथ ही साथ घटना में जो बाइक इस्तेमाल हुई थी वो बाइक भी आज बरामद हुई है और जो उन्होंने कान के कुंडल जो छीने थे आज वो भी हम पे बरामद हुए। जो अभियुक्त है
इस पर लगभग 25 मुकदमे दर्ज हैं, कई मैनपुरी में हैं और कई इटावा में भी इस पर दर्ज हैं। आगरा में थाना इरादत नगर क्षेत्र के ग्वालियर हाईवे पर आज घने कोहरे के कारण हुए भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। हादसा इतना भीषण था कि एक के बाद एक कई वाहन आपस में टकराकर क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे हाईवे पर अफरा तफरी मच गई। यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया। हादसे में थाना मलपुरा और थाना किरावली क्षेत्र में रहने वाले 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से सभी घायलों को निकालकर नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। जहां एसीपी शमशाबाद अमीशा सिंह ने बताया कि वह क्षतिग्रस्त वाहनों को हटवाकर हाईवे पर यातायात सुचारू करा दिया गया है। आज 112 द्वारा सुबह 8 बजे करीब सूचना प्राप्त हुई कि ग्वालियर आगरा हाईवे पे 6 गाड़ियों के बीच में टक्कर हो गई है, जिसका कारण कोहरा बताया जा रहा है। सुबह घना कोहरा होने के कारण पहले जिसमें 2 छोटी गाड़ियां और 4 बड़ी वाहनों के बीच में टक्कर हो गई। वो 4 लोग घायल हैं जो हॉस्पिटल में जिनको एडमिट करा दिया गया है। 2 लोगों की डेथ हो गई है। मुजफ्फरनगर के जानसठ रोड पर हुए एक भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार पति पत्नी और उनकी मासूम बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि परिवार का एक अन्य बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। बाईपास पुल के नीचे जानसठ की ओर जा रहे एक ट्रैक्टर के नीचे अचानक तेज रफ्तार बाइक टकरा गई। बाइक पर सवार परिवार जड़ौदा की ओर जा रहा था। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार पति पत्नी और बेटी की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में उनका 6 वर्षीय बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तत्काल उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। थाना क्षेत्र नई मंडी का जो NH58 है, इस पे जानसठ फ्लाईओवर जो है, यहाँ से एक एक्सीडेंट की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल पुलिस द्वारा मौके पे पहुंचा गया। यहाँ मौके पे जो पुलिस बल पहुंचा, उसको ये जानकारी हुई कि एक व्यक्ति बाइक से जा रहा था, उसके साथ उसका परिवार था, उसमें उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे थे। यहाँ से सीसीटीवी फुटेज भी चेक किए गए हैं, उसमें भी ये देखने से पता चल रहा है कि ये बाइक ओवर स्पीडिंग थी। इसकी वजह से आगे जा रहे ट्रैक्टर में इसके पीछे से भिड़ंत हुई है और जो पुलिस बल मौके पर पहुंचा था, उसको ये जानकारी हुई कि इसमें एक व्यक्ति मौके पर एक्सपायर हो गया था। इसकी पत्नी और इसके बच्चे जो घायल हुए थे, उनको तुरंत यहाँ से जो नज़दीकी हॉस्पिटल है वहाँ पे भेजा गया था। इलाज के दौरान इसकी पत्नी और इसका एक जो बच्ची है उसकी डेथ हो गई है। इसका बेटा जो है उसको उपचार के लिए जिला अस्पताल यहाँ से भेज दिया है। प्राथमिक उपचार के बाद में मुजफ्फर नेशनल हाईवे NH58 और थाना नई मंडी क्षेत्र में ये घटना हुई। एक मोटरसाइकिल पर सवार एक पूरा परिवार, एक पति पत्नी 2 बच्चे, जो जोड़दा गांव मंसूरपुर थाना क्षेत्र में पड़ता है, उसका दलित परिवार है और उनका एक्सीडेंट एक मोटरसाइकिल से हुआ है। बड़ी घटना हुई। ऑन स्पॉट पति की, पत्नी की, उनकी एक बेटी की, उनकी डेथ हुई। एक बच्चा जो कूद करके यानी गिर करके आगे सड़क पे जाके गिरा, उसको तत्काल प्रभाव से हॉस्पिटल पहुंचा गया। मैं घटनास्थल पर पहुंचा, मौके पर पहुंचा, उनकी मॉर्चरी कराई है, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है और बच्चे को देखने के हॉस्पिटल से उसको प्राइवेट हॉस्पिटल भिजवाया है, आनंद हॉस्पिटल में, और वहां जाकर के बच्चे का हालचाल पूछा, डॉक्टर से बातचीत की है। यूपी में मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 48 घंटों में तापमान में और गिरावट आ सकती है। प्रदेश के कई इलाकों में न्यूनतम तापमान में 3 से 6 डिग्री सेल्सियस की भारी गिरावट दर्ज की गई, जिससे ठिठुरन बढ़ गई है। मौसम विभाग ने बताया कि ये गिरावट पश्चिमी भारत में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण हुई है, जिसने बर्फ से ढके पहाड़ी क्षेत्रों से ठंडी और शुष्क उत्तर पश्चिमी हवाओं को प्रदेश तक पहुँचा दिया है। एटा की ख्वाजगीपुर ग्राम पंचायत में बने अमृत सरोवर ने तस्वीर बदल दी है। पुराना तालाब अब सुंदर पर्यटन स्थल बन गया है। जल संरक्षण के साथ ग्रामीणों और युवाओं के लिए रोजगार एवं अवसर प्रदान कर रहा है। देखिए रिपोर्ट। एटा की एक ग्राम पंचायत आज ग्रामीण पर्यटन की नई मिसाल बनती जा रही है। तस्वीरें ख्वाजगीपुर में बने अमृत सरोवर की हैं, जो कभी उपेक्षित रहा एक पुराना तालाब था। अब ये न सिर्फ सुंदर पर्यटन स्थल में तब्दील हो चुका है, बल्कि ग्रामीणों के लिए रोजगार और युवाओं के लिए अवसरों का केंद्र भी बन गया है। ये अमृत सरोवर अब सिर्फ जल संरक्षण का साधन नहीं, बल्कि ग्राम पंचायत के कई परिवारों की आजीविका का जरिया भी बन गया है। और अब अमृत सरोवर की खासियत के बारे में भी जान लेते हैं।
पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह को समर्पित इस अमृत सरोवर की बनावट बेहद खास है। प्रवेश द्वार की बाउंड्री वॉल पर एक ओर स्वर्गीय कल्याण सिंह का संक्षिप्त परिचय अंकित है, तो दूसरी ओर ग्राम पंचायत के उन शहीदों के नाम दर्ज हैं जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। तालाब के चारों ओर बना करीब 400 मीटर का इंटरलॉकिंग ट्रैक युवाओं के लिए उपयोगी साबित हो रहा है। सेना में भर्ती की तैयारी कर रहे युवा यहाँ नियमित अभ्यास कर रहे हैं, उनके लिए ये ट्रैक बहुत फायदेमंद है। ग्रामीणों को मनोरंजन और स्वास्थ्य की जगह मिली, पशु पक्षियों के लिए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित हुई। विकास मराड़ा का ये इस खास बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।